उनके जो मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया था दिल्ली में। उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया था। जो दूध और खाने जैसी जो मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो तक उन्हें नहीं दी जा रही थी। और रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ये रूमर्स फैलाए गए थे, प्रवासी कामगारों को ये बताया गया था कि वो केवल एक मिसमैनेजमेंट या केवल खराब गवर्नेंस की बात नहीं थी जो उस समय हमने दिल्ली में देखा। कुछ लोगों ने तो उसको मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस भी कहा था। क्यों ये एक ऐसा चित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया? क्यों हजारों हजारों कामगारों को रातों रात सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया था? ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, आज 3 मार्च दोपहर को टी सीरीज यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड की आने वाली फिल्म भीड़ के अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज किया गया। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, जो मेरे अनुसार एक वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट और कथित फिल्म मेकर है। भीड़ 24 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है और आज 3 मार्च है, यानी फिल्म रिलीज होने में बस 20 दिन बाकी है। पर फिर भी अभी तक भी इस फिल्म का कोई पोस्टर, टीजर या ट्रेलर उन्होंने रिलीज नहीं किया। और ये जो सो कॉल्ड अनाउंसमेंट वीडियो है, इसे भी आज दोपहर को बड़ा ही शांति से गुपचुप से रिलीज किया गया। मतलब इसको लेकर कोई इवेंट रखा गया हो, मीडिया वालों को बुलाया गया हो, या फिर बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है वो इसके बारे में चर्चा कर रहा हो, वीडियोस बना रहा हो, आर्टिकल्स लिख रहा हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। बड़ा ही शांति से गुपचुप से इसके अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज किया गया। अब देखिए, मैंने 8-10 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कि बॉलीवुड ने खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन किया हुआ है। और उस वीडियो में मैंने कई सारी ऐसी बॉलीवुड की फिल्मों के उदाहरण दिए थे जिन्हें पिछले 1-2 वर्षों में इसी प्रकार से बिल्कुल गुपचुप से रिलीज किया गया। ऐसा नहीं कि वो फिल्में कोई बी ग्रेड टाइप थी या खराब बनी हुई थी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में, अच्छे खासे बजट के साथ में बनी हुई थी, टेक्निकली भी वेल मेड थी, पर बस ऐसे ही गुपचुप से उनको रिलीज कर दिया गया। और उसमें मैंने अनुभव सिन्हा के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई और हंसल मेहता के द्वारा डायरेक्ट की गई फराज का भी उदाहरण दिया था। अभी पिछले महीने की बात है, 3 फरवरी को बस ऐसी नगण्य ऐसी स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और वो भी अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में और टेक्निकली वेल मेड बनी हुई फिल्म थी। तो अभी भीड़ के बारे में भी कुछ वैसा ही हम देख रहे हैं, बिल्कुल शांति से। कहीं पर बॉलीवुड इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। हालांकि बॉलीवुड ऐसी फिल्मों को फंड तो कर रहा है पर गुपचुप से वो रिलीज कर रहे हैं। और अनुभव सिन्हा को हालांकि बॉलीवुड ने काफ़ी सेलिब्रेट किया। उनकी कुछ पिछली फिल्में देखी है, हालांकि जो बस लास्ट जो उनकी फिल्म थी अनेक, उसको लेकर भी कुछ ऐसा ही हमने देखा। बॉलीवुड ने समझ गया था बॉलीवुड कि भाई अब लोग उनको नहीं चाहिए कोई प्रोपेगेंडा कंटेंट। तो अनेक के समय भी बॉलीवुड थोड़ा शांत हो गया था, आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा उसके बारे में तब चर्चा नहीं हुई थी। और अभी भीड़ के समय तो बिल्कुल ही चिड़ी चुप है पूरा बॉलीवुड। अब ये जो कथित अनाउंसमेंट वीडियो है, इसमें भी देखिए उन्होंने किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही फिल्म का कोई सीन उन्होंने दिखाया है। बस एक तुलना की है। क्या तुलना की है? पार्टीशन के समय, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे भी आता है, उस समय जो लाखों लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, हत्या, लूट, आगजनी का वो जो भयावह ऐसा इतिहास है, उसकी तुलना इस अनाउंसमेंट वीडियो में कोरोना महामारी के समय जो प्रवासी कामगारों का विस्थापन हुआ था उसके साथ में की गई है। चलिए, सबसे पहले हम कोरोना महामारी के समय जो प्रवासी कामगारों का विस्थापन हुआ था उसी के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों, याद करिए वो कोरोना महामारी का समय। याद करिए कि उस समय हमारे देश के जो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, वो उस समय क्या कर रहे थे। अच्छी तरीके से याद करिए। वो उस समय देश को किसी न किसी प्रकार से अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, एक अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे, एक डर और भय का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे। अलग अलग बातों को लेकर, विषयों को लेकर रूमर्स फैला रहे थे, कभी वैक्सीन को लेकर तो कभी अन्य किसी विषय को लेकर। किसी न किसी प्रकार से वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। एक पूरा निराशा का वातावरण वो देश में बना रहे थे। दूसरी तरफ जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं या फिर जितने भी हमारे देश के उद्योगपति हैं, जिनके नाम से ये वामपंथी हमेशा छाती कूटते रहते हैं, वो उद्योगपति या अन्य राष्ट्रवादी जो संगठन है या लोग हैं, वो किसी न किसी प्रकार से अपना कुछ न कुछ योगदान दे रहे थे। कोई पैसों के माध्यम से तो कोई अन्य सेवा के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से वे अपना कुछ योगदान दे रहे थे। पर दूसरी तरफ वामपंथी और लेफ्टिस्ट देश को अशांत करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ वामपंथियों ने तो स्मशान भूमि में जाकर ठेला लगा लिया था, वहां पर वो फोटोशूट कर रहे थे, फोटोशूट चल रहा था वहां पर, और इंटरनेशनल मीडिया को साथ में लेकर पूरे विश्व के सामने भारत को बदनाम करने का पूरा ये काम चल रहा था सिस्टमैटिक वे में।
किसी न किसी प्रकार से दुनिया के सामने हमारे देश की लेफ्टिस्ट और वामपंथी उनके गोरे मास्टर्स को, उनके व्हाइट मास्टर्स को दिखाना चाह रहे थे कि देखो देखो हमारा देश तो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और इंटरनेशनल मीडिया भी उनके देशों की जो बुरी हालत है उसको कवर करना छोड़कर उनको भारत कैसे फेल हो गया है, जो कि उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी उस समय। पूरे विश्व में कोरोना महामारी के समय पूरे विश्व में जिस प्रकार से अन्य अलग अलग देशों में आप देख लीजिए कैसे वहां पर कितने बुरे हालात थे, उसकी अपेक्षा भारत ने पूरे विश्व के सामने एक सर्वोत्कृष्ट ऐसा आदर्श प्रस्थापित किया था कोरोना महामारी के समय। पर फिर भी इंटरनेशनल मीडिया किसी न किसी प्रकार से भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रही थी, और इसमें हमारे देश के जो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, वो फोटोशूट कर रहे थे स्मशान भूमि में जाकर, और उस इंटरनेशनल मीडिया की ये किसी न किसी प्रकार से मदद कर रहे थे। हालांकि आप अगर देखेंगे ये इन वामपंथियों के जो व्हाइट मास्टर्स है ना, गोरे मास्टर्स, उनके आप देख लीजिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है, कोरोना महामारी के बाद में ज़्यादातर वहाँ के देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन देशों का ज़्यादातर जो एक अर्थव्यवस्था का जो आधार है या स्रोत है वो टूरिज्म से आता है। और टूरिज्म में भी सेक्स टूरिज्म, बड़े बड़े ब्रोथल्स हैं, कई कई मंजिला ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, क्योंकि लीगल है वहाँ पर। नाइट क्लब्स हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, या कॉलेज जाने वाली जो लड़कियाँ हैं, या फिर जो सिंगल मदर्स हैं, तो अलग अलग ऐप्स के माध्यम से वो ये प्रोस्टिट्यूशन के इस व्यवसाय में है। और कोरोना महामारी के समय जब सब तरफ लॉकडाउन लग गया, टूरिज्म पर पूरी तरीके से बैन था, उस समय कोई कहीं पर आ जा नहीं सकता था, तो ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से उसके बाद में गुजर रही है। बड़े बड़े ये जो ब्रोथल्स थे उन पर ताले लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं है ना। तो इतने बुरे हालात दूसरे देशों के, और उसी समय आप देख लीजिए भारत वो सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया पूरे विश्व की नजरें भारत की तरफ है। पर फिर भी हमारे देश के वामपंथी और लेफ्टिस्ट किसी न किसी प्रकार से एक अशांति का वातावरण देश में बनाने का प्रयास कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को साथ में लेकर। और प्रवासी कामगारों के विस्थापन की अगर हम बात करें तो ये शब्द सामने आते ही सबसे पहले आपके सामने कौन सा चित्र आता है? सबसे पहले आपके सामने दिल्ली का ही वो दृश्य आपके सामने आएगा, जब रातों रात हजारों प्रवासी कामगार सड़कों पर आने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। इतना खराब व्यवस्थापन केजरीवाल सरकार का हमने उस समय देखा। और प्रवासी कामगारों ने जो बातें मीडिया को बताई थी उसी के आधार पर बाद में यूपी सरकार ने तब स्टेटमेंट जारी किया था कि किस प्रकार से जो ये प्रवासी कामगार थे उनके जो मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया था। दिल्ली में उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया था। जो दूध और खाने जैसी जो मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो तक उन्हें नहीं दी जा रही थी। और रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ये रूमर्स फैलाए गए थे, प्रवासी कामगारों को ये बताया गया था कि यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी है आपको अपने गांव में जाने के लिए, मतलब यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी है, इस प्रकार की बातें प्रवासी कामगारों के बीच में फैलाई गई। और फिर वो हजारों प्रवासी कामगार सड़कों पर आ गए। और फिर ये सब होने के बाद में जब वो सड़कों पर आ गए उसके बाद में ट्विटर पर अनाउंस किया गया कि भाई केजरीवाल ने प्रार्थना की है कि कोई भी दिल्ली से वापस नहीं जाएगा, कोई भी, हम खाने और अन्य जो भी सब व्यवस्था करेंगे। ये कब? जब सब प्रवासी कामगार सड़कों पर आ गए। समय हमने देखा कि यूपी सरकार ने, योगी जी रात भर उस दिन जगे थे, 1000 से ज़्यादा बसों की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रातों रात जितने भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी मंत्री है, अधिकारी है, उनको रातों रात जगाकर ये जितने भी हजारों प्रवासी कामगार जिन्हें मजबूर किया गया दिल्ली छोड़ने के लिए, उनको अब उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। ये सब हमने देखा ना, ये सब रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा ना। और ये केजरीवाल की सरकार तो वामपंथियों के सबसे प्रिय है, उसके बारे में कभी वो बोलेंगे नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रवासी कामगारों की जो त्रासदी है वो हमने दिल्ली में ही देखी। पूरे देश भर में आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े राज्य है, और उसके अनुपात में आप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आप देखेंगे, लोक संख्या की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, दिल्ली एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश, पर फिर भी वहाँ पर जितने हजारों की संख्या में हमने ये जो त्रासदी देखी हमने प्रवासी कामगारों की, मतलब, और उन्हीं कई सारे फोटोज़ वगैरह आदि को लेकर फिर बाद में अब एक अलग ही चित्र जो हमने पूरे विश्व के सामने एक सर्वोत्कृष्ट ऐसा आदर्श जो प्रस्तापित किया भारत ने,
उसको पूरा भारत की छवि को अब एक धूमिल करने का प्रयास वामपंथियों के द्वारा फिर से कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। उस समय भी किया गया था इंटरनेशनल मीडिया को साथ में लेकर, और अभी ऐसे फिल्मों के माध्यम से फिर से वही करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा मेरा कम से कम ओपिनियन है, अनुमान है। जबकि भारत ने सर्वोत्कृष्ट ऐसा उदाहरण तो प्रस्तुत किया ही कि इतनी भयावह महामारी के समय में भी कैसे पूरे देश को मोदी जी ने एकजुट रखा, कैसे एक एकता की भावना हमने सबने एक साथ में दिए जलाए, या थाली हो या शंख हो वो हमने बजाए। तो एक देश में हम एक हैं, हम एक साथ खड़े हैं इस महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए। ये एकता की भावना किस प्रकार से पूरे देश में जगाई गई, कैसा एक सकारात्मकता का वातावरण देश में बनाने का प्रयास किया गया उस समय। ऐसा उदाहरण विश्व के अन्य किसी भी देश में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। वो देश तो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पर भारत ने 101 देशों को 235 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन डोसेस पहुंचाए। 24 करोड़ के करीब ऐसे वैक्सीन डोसेस भारत ने 101 देशों को दिए। ये किया है भारत ने कोरोना महामारी के इतने भयावह ऐसी त्रासदी के समय भी। और केवल यही नहीं, पूरे विश्व में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर करोड़ों करोड़ों नागरिकों को सरकार के द्वारा राशन दिया गया। जो अभी तक भी सरकार के द्वारा वो जो स्कीम शुरू की गई थी वो अभी तक भी चल रही है। जितने भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, संगठन हैं, या देश के जो भी लोग अपनी अपनी तरफ से जो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, वे अपना योगदान दे रहे थे। पर दूसरी तरफ वामपंथी, जो कि उनकी हमेशा की आदत होती है छाती कूटने की, छाती कूट रहे थे, देश को बदनाम कर रहे थे इंटरनेशनल मीडिया को साथ में लेकर। और अभी फिल्मों के माध्यम से भी वही करेंगे वो, क्योंकि भारत ने जो किया वो उनको कभी अच्छा, उन्हें जो भी पूरे विश्व के सामने इतना एक अच्छा उदाहरण हमने जो प्रस्तुत किया वो उन्हें कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसा समय था वो जब अमेरिका वैक्सीन के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है उस पर बैन लगा रहा था अमेरिका। पर हमारी जो मोदी सरकार, उनकी कूटनीति, उसके कारण कुछ घंटों में ही अमेरिका को वो बैन हटाना पड़ा रॉ मटेरियल से। कैसे कैसी परिस्थितियां हमने देखी, हर तरफ से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। क्या अमेरिका, क्या इंटरनेशनल मीडिया, और क्या हमारे देश के अंदर कैसे वामपंथी और लिफ्टिस्ट सीए विरोध के नाम पर भी इन्हीं लोगों ने क्या क्या किया, कैसे देश को बरगलाने का, देश में एक अशांति उत्पन्न करने का, झूठ फैलाने का प्रयास किया, ये भी हमने देखा। और उस समय तो केवल अनुराग कश्यप या अनुभव सिन्हा, केवल यही नहीं, लगभग पूरा का पूरा बॉलीवुड, कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शंस को आप छोड़ दीजिए, ये पूरा बॉलीवुड दिल्ली पुलिस को घेरने का काम कर रहा था और उन देश को जलाने वालों का साथ दे रहा था। और उसके बाद में कोरोना महामारी के समय भी ये वामपंथी, ये लेफ्टिस्ट, इनका इकोसिस्टम क्या कर रहा था, सबने देखा अच्छी तरीके से। फोटोशूट्स चल रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के लिए। और इतनी सारी जो हमारे देश की अचीवमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, वो सब छोड़कर बस किसी न किसी प्रकार से भारत की छवि को, जो भी वामपंथियों के एजेंडाज हो, लेफ्टिस्टों के एजेंडाज हो, उसके लिए वो अपने अपने एजेंडा के अनुसार काम करते रहते हैं। और उसमें फिर केजरीवाल जैसे राजनेता, और वो केवल एक मिसमैनेजमेंट या केवल खराब गवर्नेंस की बात नहीं थी जो उस समय हमने दिल्ली में देखा। कुछ लोगों ने तो उसको मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस भी कहा था। जो भी उस समय हुआ, क्यों हुआ था, क्यों ये एक ऐसा चित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, क्यों हजारों कामगारों को रातों रात सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया था, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? क्या दुनिया के सामने कुछ आप दिखाना चाहते थे कि भारत किस प्रकार से अंदर से बिखर चुका है, टूट चुका है, यहाँ पर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है? क्या ये दिखाने के लिए केवल ये किया गया था? क्या कारण था इसके पीछे का? दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि बॉलीवुड कभी नहीं सुधर सकता, वो अपने एजेंडा को कभी नहीं छोड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी कुछ ऐसी एजेंडा बेस्ड फिल्मों को चुपचाप रिलीज कर देगा, ज़्यादा कुछ हो हल्ला उसको लेकर वो नहीं मचाएंगे, पर अपने एजेंडा को वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब वातावरण अनुकूल हो जाएगा तब फिर से ऐसे वामपंथी फिल्म मेकर्स और हो हल्ला मचाकर पूरा जोर शोर से ऐसी फिल्में बनाएंगे, और जब तक वातावरण नहीं है तब तक ऐसे गुपचुप से रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।